स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मगध के उत्थान का वर्णन करे। मगध के बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने जाना था वैदिक काल के बारे में, फिर हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में जाना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत पहले जान लिए थे। आज हम लोग जानेंगे मगध के बारे में, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक काल में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो होते थे लोग कबीलों में रहते थे, ठीक है, और उनको कहा जाता था जन। उसी तरह से जब उत्तर वैदिक काल मैंने पढ़ाया था, बताया था, वहाँ पर पता चला होगा आपको कि उसी जन का जब विस्तार हुआ, कबीलों का जब विस्तार हुआ तो उसको जनपद कहा गया। और उसी तरह से आज जब हम लोग मगध को पढ़ रहे हैं तब यहाँ पर आप जाने कि उसी जनपद का जब विस्तार और बढ़ा तो उसको महाजनपद कहा गया। और उसी तरह से 16 महाजनपद हुआ था, जिसमें से मगध जो है सबसे शक्तिशाली माना जाता था, ठीक है। मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था, माना जाता था। मगध जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। आगे आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर जो मगध है हम लोग जाने कि मगध में जो है कितने वंश हुए और मगध का विस्तार कैसे हुआ, इसका उत्थान किस तरह से हुआ, ठीक है। और इसका जो वंशज था, इसमें जो वंश हुए वो कौन कौन से वंश इसमें हुए थे, उसके बारे में हम लोग तो ये समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही में अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो क्या लिखा है कि मगध प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। क्या बोला गया कि मगध जो है प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसने न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित किया। क्या कहा जा रहा है कि जो मगध है वो प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और जिसने न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी भारतीय उपमहाद्वीप के प्रभावित किया है। भारतीय उपमहाद्वीप को क्या किया, प्रभावित किया है। इसका उत्थान 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ और कालांतर में यह मौर्य साम्राज्य के रूप में भारतीय इतिहास की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता बन गया। बाद में क्या हुआ था, ये मौर्य साम्राज्य जो है मौर्य साम्राज्य के रूप में भारतीय इतिहास की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता बन गया था। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे उस समय मैंने बताया कि सारे वंशजों में से जो है वंशज जो है जो भी वंश हुए उसमें से मौर्य साम्राज्य का जो वंश था, जो विस्तार था, वो बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे कि इसके 4 वंश हुए। सबसे पहला जो इसमें हुआ था, आप सीधा सीधा इसलिए समझिए, मगध का जो संस्थापक था उसका नाम जो था वो उसका नाम था वृद्धर्थ, ठीक है। वृद्धर्थ ने उसका स्थापना किया था। लेकिन इसके बाद जो है जो वंशज हुए, 4 वंश इसमें हुए मगध में। सबसे पहला जो था हर्यक वंश, फिर था दूसरा हुआ शिशुनाग वंश, तीसरा हुआ नंद वंश, और उसके बाद जब नंद वंश को खत्म किया गया किसके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, ठीक है। कौटिल्य के द्वारा जब नंद वंश का खात्मा किया गया उसके बाद जाके आपका मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ था। आज हम लोग इसी तरह से इसको बहुत ही विस्तार में जानने वाले हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को और बढ़िया से। क्या बोला जा रहा है यहाँ से कि इसका उत्थान 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ और कालांतर में यह मौर्य साम्राज्य के रूप में भारतीय इतिहास की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता बन गया। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर कहती हैं, ये एक इतिहासकार रोमिला थापर, इनके द्वारा क्या कहा गया कि मगध का उदय केवल एक राजनीतिक घटना नहीं था बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप के सत्ता के केंद्रीकरण की पहली संगठित प्रक्रिया थी। जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसमें जो सत्ता का केंद्रीकरण है उसका पहली संगठित प्रक्रिया था। मतलब पूरे जो साम्राज्य था उसका केंद्रीकरण एक ही राजा होता था इतने बड़े साम्राज्य का, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे जानते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर हम लोग जाने कि मगध का भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिचय। सबसे पहले जैसा कि पूछा गया कि मगध का उत्थान के बारे में बताना है कि मगध का कैसे विस्तार हुआ, कैसे ये आगे बढ़ा, ठीक है। तो मगध का भौगोलिक एवं ऐतिहासिक जो परिचय उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मगध का परिचय थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि मगध महाजनपद आधुनिक बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। मगध जो मगध महाजनपद था वो आधुनिक बिहार मतलब आज का बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। सबसे पहला बात हो रहा है जब सबसे पहले इसका विस्तार होना शुरू हुआ था। इसकी राजधानी शुरुआत में राजगीर कहीं कहीं पर आपको गिरिव्रज मिल जाएगा या फिर कहीं पर आपको राजगृह मिलेगा, ठीक है। गिरिव्रज यहाँ पर लिखा हुआ, कहीं पर आपको राजगृह मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको राजगीर मिलेगा। तो सारा एक ही है, सारा शब्द जो है एक ही जगह का नाम है। फिर आगे लिखा है जिसे बाद में पाटलिपुत्र में हस्तांतरित किया गया। पहले जो इसका राजधानी कहाँ था, राजगीर में, फिर इसको बाद में पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या लिखा है कि इसकी सीमा उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी, पूर्व में चंपा नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैली थी।
इसका जो सीमा का बात किया जाए तो उत्तर में कितना, गंगा नदी तक, पश्चिम में सोन नदी तक, पूर्व में चंपा नदी तक और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासकार R.S. शर्मा के अनुसार क्या बोला जा रहा है, ये भी एक इतिहासकार है, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सब आपको एग्जाम में लिखने में आसानी होगा, सुविधा होगा, ठीक है। इस तरह से आप कोट्स करके लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। क्या बोला जा रहा है कि प्रसिद्ध इतिहासकार R.S. शर्मा के अनुसार मगध की भौगोलिक स्थिति ने इसे अन्य महाजनपदों की तुलना में सैन्य और आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाया, क्योंकि जो विंध्य पर्वत था उसको क्या सुरक्षा प्रदान करता था, चारों तरफ से नदी था, पहाड़ था, इस तरह से उसको सुरक्षा प्राप्त होता था किसको, मगध महाजनपद को। चलिए आगे समझते हैं क्या लिखा है। मगध के उत्थान के प्रमुख कारण, जो मगध का उत्थान हुआ उसके क्या क्या प्रमुख कारण थे उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला कारण इसमें अनुकूल भौगोलिक स्थिति। यहाँ का जो अनुकूल भौगोलिक स्थिति था इसके कारण मगध महाजनपद जो है उसका उत्थान हुआ था, उसका विस्तार हुआ था। तो पहला पॉइंट लिखा है कि मगध उपजाऊ मैदानों में स्थित था जहाँ कृषि उन्नत थी। क्या बोला जा रहा है कि जो मगध का क्षेत्र था वहाँ पर उपजाऊ मैदान था, मतलब वो उपजाऊ मैदान में स्थित था जहाँ पर कृषि क्या है तो उन्नत थी, बहुत ही अच्छी कृषि भूमि होती थी, तो जहाँ से फसल अच्छे उगाए जा सकते थे। दूसरा पॉइंट लिखा है गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण जल परिवहन संभव था, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। गंगा या फिर जो उसकी सहायक नदियाँ थी उसके कारण क्या है तो जल परिवहन हो सकता था, और उसके कारण क्या है तो व्यापार को बढ़ावा मिला था। फिर दूसरा पॉइंट लिखा है कि दक्षिण में विंध्य पर्वत प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि चारों तरफ से नदी और फिर पहाड़ था, उससे क्या होता था तो जो मगध महाजनपद है उसको सुरक्षा प्रदान होता था, सुरक्षा मिलता था। तो वही बोला जा रहा है कि दक्षिण में विंध्य पर्वत प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते थे। अगला जो पॉइंट है वो है लोह खनिज संपदा और सैन्य शक्ति। लोह खनिज संपदा और सैन्य शक्ति, ठीक है, क्योंकि जो छोटा नागपुर पठार है वो इसी के अंतर्गत आता था, तो यहाँ से जो खनिज संपदा था, जो लोह अयस्क थे उसको निकाला जाता था और उससे औजार को बनाने में, रथ में या फिर कई तरह के कामों में उसका उपयोग किया जाता था। क्या लिखा है कि मगध के क्षेत्र में लोहे के भरपूर भंडार थे जिससे शक्तिशाली हथियार बनाए जाते थे। दूसरा पॉइंट लिखा है कि शक्तिशाली हाथी सेना का निर्माण हुआ जिसका उपयोग युद्धों में किया जाता था, क्योंकि ये छोटा नागपुर या फिर वहाँ का जो आसपास का क्षेत्र वहाँ पर पूरा जंगल होता था और यहाँ पर हाथी पाए जाते थे, जिसको हाथियों को पकड़ कर क्या तो युद्ध में उनका उपयोग किया जाता था, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। मेगास्थनीज का एक पुस्तक लिखी है मेगास्थनीज ने जिसका नाम इंडिका है। इसी में लिखा है कि मगध की सेना में हजारों हाथी होते थे जो युद्ध में अपराजित थे, ठीक है। इंडिका के नाम से ही जो है इंडिया का नाम इंडिया पड़ा, ठीक है, मतलब भारत का इसी में लिखा हुआ था ये सबसे पहले इंडिया नाम। अगर आप इतिहास को अच्छे से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंडिका पुस्तक है उसी में सबसे पहले इंडिया का नाम लिखा गया था। चलिए हम लोग आगे इसके बारे में समझते हैं। क्या लिखा है, सक्षम एवं महत्वाकांक्षी शासक। सक्षम और महत्वाकांक्षी शासक थे जिसके कारण मगध का उत्थान हुआ। कि मगध के शासकों ने अपनी कुशल नीतियों से इसे एक महाशक्ति बना दिया। जो मगध के शासक हुए जैसे कि बिंबिसार या फिर जो बिंबिसार के पुत्र हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने या फिर और भी जो वंश हुए थे इन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति से क्या किया, अपनी नीतियों और शक्ति से इसको और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया, इसका विस्तार किया। सबसे पहले जो राजा थे बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार को हम लोग समझते हैं। इनका जो कार्यकाल था वो 544 से 492 ईसा पूर्व बताया जाता है। बात करें तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसे मगध के उत्थान का पहला निर्माता माना जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। मतलब मगध का संस्थापक कौन था, मगध का जो संस्थापक था वो कौन था तो बृहदर्थ था, लेकिन जो हर्यक वंश है उसका संस्थापक कौन था तो बिंबिसार था। जैसे कि यहाँ पर 4 वंश हुए थे, हर्यक वंश हुआ था, फिर से शिशुनाग वंश, नंद वंश, और नंद वंश को खत्म करने के बाद ही मौर्य वंश आया था। तो ये चारों वंश थे। तो जो हर्यक वंश था उसका संस्थापक कौन था तो बिंबिसार था, जिसे मगध के उत्थान का पहला निर्माता कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं। आगे क्या लिखा है कि उसने राजगीर को राजधानी बनाया और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाई। उन्होंने क्या किया तो राजगीर को अपना राजधानी बनाया था मगध का, और फिर वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाया करते थे। मतलब जो बिंबिसार है उन्होंने कई सारी शादियाँ की, जैसे 3 जो है प्रमुख है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या लिखा है, कौशल राजकुमारी से विवाह किया जिसको कुशीनारा और काशी का अधिग्रहण किया। इससे क्या हुआ, कौशल के राज का जो कौशल देश था उसकी राजकुमारी से विवाह किया, जिससे क्या हुआ तो कुशीनारा और काशी का अधिग्रहण हो गया, उन पर कब्जा कर लिया, ठीक है, उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। किसके द्वारा, कौशल की राजकुमारी से विवाह करने के बाद कुशीनारा और काशी पर कब्जा अधिग्रहण किया। उसके बाद आगे देखते हैं 2 और, फिर है लिच्छवी।
फिर दूसरा है लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना से विवाह, ठीक है। जो लिच्छवी की राजकुमारी थी चेलन्ना, उससे विवाह किया। उसके बाद क्या हुआ, तो वैशाली पर नियंत्रण कर लिया गया। और जो लिच्छवी का जो राजकुमारी थी चेलन्ना, जो बिंबिसार था सबसे ज़्यादा इसी को मानता था, प्यार करता था, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो था मद्र देश की राजकुमारी से विवाह। जो मद्र देश था उसकी राजकुमारी से विवाह किया। उसके बाद उन्होंने पंजाब से संबंध स्थापित किया। इनका जो मुख्य शादी करने का जो काम था, मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था, तो क्षेत्रों पर अधिकार करना, ठीक है। विवाह के माध्यम से क्षेत्रों पर अधिकार करना, जहाँ पर युद्ध हुआ युद्ध से जीत लेना या फिर विवाह करके उन क्षेत्रों को जीतना। अगला जो पॉइंट है वो लिखा, बिम्बिसार ने सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और व्यापार को बढ़ावा दिया। क्या कहा जा रहा है कि बिम्बिसार ने सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और व्यापार को बढ़ावा दिया। तो ये हम लोग जान गए बिम्बिसार के बारे में। अब जानते हैं बिम्बिसार के जो पुत्र हुए अजातशत्रु कैसे बने। तो जो अजातशत्रु जो है बिम्बिसार को मार के ही राजा बने थे, ठीक है। मतलब बिम्बिसार को मारा, फिर अजातशत्रु बन गया, फिर अजातशत्रु को उसके बेटे ने मारा था और उसका बेटा राजा बन गया था। तो इस तरह से यहाँ पर जो पिता को मारने के बाद सत्ता में बैठा जाता था, इस तरह का परंपरा चल गया था इस वंश में। फिर हम लोग जानते हैं अजातशत्रु के बारे में। क्या लिखा है, इनका जो कार्यकाल है वो 492 से 460 ईसा पूर्व बताया जा रहा है, ठीक है। मतलब इनका जीवन काल, पूरे अजातशत्रु का जीवन काल के बारे में बात कर रहा है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि पिता बिम्बिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। पिता जो बिम्बिसार थे उनकी हत्या करके सत्ता प्राप्त किए थे। दूसरा पॉइंट लिखा है कि वैशाली और कौशल के गणराज्यों को अपने अधीन कर लिया। जो इनका मामा घर था, क्या किया उन्होंने, यहाँ पर जाके हमला किया, मतलब युद्ध किया, और वहाँ का जो वैशाली और कौशल है उनके गणराज्यों को अपने अधीन कर लिया। फिर तीसरा पॉइंट लिखा है कि राजगीर से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जिससे मगध का व्यापार और सामरिक महत्व बढ़ गया। राजगीर से जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। पहले इनके पिता जो थे बिम्बिसार, उन्होंने क्या किया था, तो राजगीर को मगध का राजधानी बनाया था। लेकिन जैसे ही अजातशत्रु सत्ता में आए तो उन्होंने क्या किया, तो पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया मगध का। कहाँ से, राजगीर से हस्तांतरित करके, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ, तो व्यापार और सामरिक महत्व बढ़ गया। फिर अगला पॉइंट लिखा है कि युद्ध नीति में नए हथियारों जैसे कि महाशिलाकंटक और रथ मूसल का प्रयोग किया गया। इन्होंने ही बनाया था, अजातशत्रु जो है इसी ने बनाया था ये दोनों, महाशिलाकंटक और रथ मूसल, जिसको आप क्या बोलते हैं, बाहुबली फिल्म में देखे होंगे। जो महाशिलाकंटक होता है वो बड़े बड़े पत्थर को, जैसे बाहुबली फेंकता है कपड़ा, कैसे बहुत बड़ा चादर रख के फेंक देता है, बहुत सारे लोग उसमें क्या होते हैं, जल के मर जाते हैं, तो उसको बोला जाता है महाशिलाकंटक, ठीक है। और जो दूसरा है रथ मूसल को आप देखे होंगे, उसका जो भाई रहता है, क्या नाम रहता है उसका, बाहुबली का जो भाई रहता है नाम है भल्लाल देव, ठीक है। तो भल्लाल देव क्या करता है, और जो देवसेना को लेने जाता है तो वो रथ मूसल पर चढ़ के जाता है, और जो उसके सामने जितना लोग आता है सबको काटते काटते वो चला जाता है। तो वो था रथ मूसल, और दूसरा था महाशिलाकंटक। तो इसका निर्माण जो इसी समय हुआ था, अजातशत्रु ने किया था। फिर आगे देखते हैं, जो अगला पॉइंट लिखा है, प्रसिद्ध इतिहासकार डीडी कौशाम्बी लिखते हैं। अब जो एक और कोट्स दिया गया है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रसिद्ध इतिहासकार डीडी कौशाम्बी लिखते हैं कि अजातशत्रु की सैन्य नीति ने मगध को अन्य महाजनपदों की तुलना में असाधारण रूप से शक्तिशाली बना दिया। इनका जो सैन्य नीति था, जैसे कि इस तरह के हथियार इन्होंने बनाए थे, इससे क्या हुआ, तो जो अन्य महाजनपद थे उसकी तुलना में असाधारण बना दिया था, मतलब कि असाधारण रूप से शक्तिशाली बना दिया गया था किसको, मगध साम्राज्य को। उसके बाद हम लोग जानते हैं शिशुनाग और कालाशोक वंश को, कालाशोक वंश को। तो इसके बारे में क्या कहा जाता है, तो शिशुनाग ने अवंती, जिसको बोलते हैं उज्जैन आज के समय, ठीक है। तो शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया, जिससे पश्चिमी भारत तक इसका विस्तार हुआ। और नंद वंश के महापद्म नंद ने मगध को पूरे उत्तर भारत का अधिपति बना दिया। पूरे उत्तर भारत का क्या किया, तो इसको अधिपति बना दिया, किसको, नंद वंश के महापद्म नंद को। ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ से मगध के उत्थान के सामाजिक एवं आर्थिक कारण को, यहाँ से आप जब देख रहे हैं कि ये जो नंद वंश जब खत्म होगा, इसके बाद क्या होगा, मौर्य वंश का उदय होगा, ठीक है। नंद वंश को मारने के बाद ही मौर्य वंश का उदय होगा। तो नंद वंश को खत्म करने के बाद, जैसे कि कहा जाता है कि धनानंद जो था, उसको धनानंद के दरबार में रहते थे कौन, कौटिल्य, जिसको अपमानित करके निकाल दिया गया था। तो फिर उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया, समझाया, मतलब कि उनको शिक्षा दी, और फिर जाके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। तो इस तरह से 4 वंश हुए थे, पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, और तीसरा नंद वंश, और चौथा मौर्य वंश, ठीक है। उसके बाद जब मौर्य वंश के आखिरी राजा, जिसको बोलते हैं बृहदर्थ, उसकी हत्या जब
सुंग ने कर दिया था, उसी के मंत्री सुंग जो थे उसने कर दिया था। उसके बाद हम लोग जाने कि वहाँ से उसके बाद से सुंग वंश की स्थापना होती है। मतलब ये आगे बढ़ता जाता है। यहाँ से हम लोग को जानना है कि मगध के उत्थान के सामाजिक एवं आर्थिक कारण को, मगध का उत्थान का जो आर्थिक सामाजिक और आर्थिक कारण था वो क्या था। लिखा है कि नगरों का विकास और व्यापार, नगरों का विकास और व्यापार ये एक कारण था। तो पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर, चंपा और काशी से नगर विकसित हुए। शिल्प, कुम्हारी, धातु उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। भारतीय इतिहासकार कृष्णचंद्र मजूमदार के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि जो कृष्णचंद्र मजूमदार हैं उनके अनुसार क्या कहा जाता है, तो मगध के नगर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रथम व्यापारिक केंद्र बने। जो मगध के नगर हुए वही भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रथम व्यापारिक केंद्र बने थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कृषि और कर व्यवस्था। कृषि और कर व्यवस्था ये भी एक कारण बना। तो कृषि कर से राज्य की आय बढ़ी। कृषि कर से क्या हो, तो राज्य की आय बढ़ी। उन्नत सिंचाई प्रणाली विकसित हुई। किसानों ने भू राजस्व लिया जाता था। किसानों से क्या किया जाता था, तो भू राजस्व लिया जाता था, जिससे प्रशासन मजबूत हुआ। जिससे क्या होता था, प्रशासन मजबूत होता था, सेना रखने में इसमें आसानी होती थी, क्योंकि बहुत सारा खर्चा है तो कर से आता था पैसा। ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। अब इसका धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा था, सबसे पहला पॉइंट जानते हैं इसमें। बौद्ध और जैन धर्म का केंद्र, बौद्ध और जैन धर्म का केंद्र था। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का मुख्य कार्यक्षेत्र मगध था। दोनों को आपने देखा होगा कि दोनों को ही जो मुख्य क्षेत्र था वो कहाँ था, तो बिहार, मतलब मगध, आज के समय वो बिहार है। दूसरा पॉइंट लिखा है बिंबिसार और अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों ने क्या किया था, तो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। और अब अश्वघोष लिखते हैं, फिर एक वैज्ञानिक आता है, या फिर इसको आप इतिहासकार मान सकते हैं। तो फिर एक इतिहासकार आते हैं अश्वघोष, जो बोलते हैं कि बुद्ध के उपदेशों की सबसे उपजाऊ भूमि मगध ही थी। बुद्ध का जो उपदेशों का सबसे उपजाऊ जो भूमि था वो मगध माना जाता है, मगध को कहा जाता है बुद्ध के उपदेशों की सबसे उपजाऊ भूमि, किसको, मगध को। फिर दूसरा पॉइंट लिखा है शिक्षा और साहित्य का विकास। शिक्षा और साहित्य का किस तरह से विकास हुआ, तो नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई। इसी समय नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षण केंद्रों का स्थापना किया गया था। पाटलिपुत्र बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्य का प्रमुख केंद्र बना। जो पाटलिपुत्र है, जो आज के समय पटना है, वो बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्य का प्रमुख केंद्र बना। और पांचवा जो पॉइंट है उसको जान लेते हैं। पांचवा पॉइंट लिखा है मगध का उत्कर्ष और मौर्य साम्राज्य का उदय। क्या हुआ उसके बाद, जब नंद वंश खत्म हुआ तो उसके बाद मगध का उत्कर्ष और मौर्य वंश का उदय हुआ था। हम लोग जानते हैं कि नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों, जब पिछले बार मैंने मौर्य वंश को बताया था तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 321 वर्ष लिखा हुआ था। तो जो 321 वर्ष लिखा हुआ वो इंटरनेट से देख के लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब इंटरनेट से हम देख के लिखे। और जो 322 लिखा हुआ है ये किताब से देख के लिखा हुआ है। मतलब अगर इंटरनेट में आप खोजेंगे तो 321-22 मिल जाएगा, और किताब में कहीं कहीं पर आपको 321-22 मिल जाएगा। तो घबराना नहीं, दोनों ही सही लिख सकते हैं आप, कोई भी लिखिए सही रहेगा वो। ठीक है। तो नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और दूसरा पॉइंट लिखा है कि मगध अब केवल एक महाजनपद नहीं बल्कि अखिल भारतीय साम्राज्य का एक केंद्र बन गया। और मगध जब इतना विकसित हो गया, इतना विशाल हो गया, तो वह सिर्फ एक महाजनपद नहीं बल्कि अखिल पूरे भारत का भारतीय साम्राज्य का एक केंद्र भी बन गया। अगला पॉइंट लिखा है कि प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार जस्टिन लिखते हैं। अब जो प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार है कौन, जस्टिन, वो क्या लिखते हैं कि भारत की महानता का प्रारंभ मगध के विस्तार से हुआ था। क्या बोला जा रहा है कि भारत की महानता का प्रारंभ मगध के विस्तार से हुआ। तो ये कुछ मगध के बारे में बात की। और उसके बाद हम लोग एक निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि मगध का उत्थान न केवल उसकी भौगोलिक विशेषताओं और सैन्य शक्ति पर निर्भर था बल्कि उसके कुशल शासकों, आर्थिक उन्नति, व्यापार, कृषि और सांस्कृतिक योगदान ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भारत का पहला ऐतिहासिक राज्य बना जिससे पूरे उत्तर भारत को एक राजनीतिक संरचना के अंतर्गत संगठित किया। आगे चलकर मगध मौर्य साम्राज्य के रूप में भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य बना, जिसने प्रशासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को एक नई दिशा दी। तो इस तरह से क्या हुआ था, मौर्य वंश का भी स्थापना हुआ था नंद वंश के बाद से। फिर क्या कहा गया, जैसा कि रोमिला थापर ने कहा था कि मगध की सफलता केवल उसकी सैन्य शक्ति नहीं बल्कि यह उसकी राजनीतिक दूरदृष्टि और सांस्कृतिक समन्वय भी थी। ठीक है, जैसा कि रोमिला थापर मैंने शुरू में बताया था, इसके कोट्स को दिया था कि मगध की सफलता केवल उनकी सैन्य शक्ति में नहीं थी बल्कि यह उसकी राजनीतिक दूरदृष्टि और सांस्कृतिक समन्वय भी था।
तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको कॉपी में लिखते हैं, देखिए क्या कि एक बार आप कॉपी में लिख लीजिएगा, आप खुद से पढ़ लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैनल पर अगर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक वीडियो पर जरूर करें। साथ ही में अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।